तो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस और इक्विलिब्रियम कितने तरह का होगा, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, ये सब बता दिया गया था। और उसमें से कुछ एग्जाम्पल था इक्विलिब्रियम का कि जब तीन चार्ज एक लाइन पे होंगे तो उस पे इक्विलिब्रियम को कैसे देखा जाए। जब स्ट्रिंग से चार्ज ऑब्जेक्ट को लटकाया गया है तो इक्विलिब्रियम कैसे देखा जाए। तो उसी में से पहला एग्जाम्पल चल रहा था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्ज, इक्विलिब्रियम ऑफ three charge particles under electrostatic force। और इस चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे थे। उसमें एक एग्जाम्पल लिया गया था कि दो चार्ज, एक चार्ज है Q1 और उसकी वैल्यू दी गई है +Q, दूसरा चार्ज है Q2, उसकी वैल्यू दी गई है +4Q, और वो एक लाइन पे लाई कर रहा है, वो लाइन हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये वो लाइन है जिस लाइन पे चार्ज लाई कर रहा है। इस प्रॉब्लम में ये भी दिया गया है कि जो चार्ज है ये जहां भी रखा गया है अपनी जगह पे फिक्स है। ये चार्ज जो है अपनी जगह पे फिक्स है, ये भी फिक्स है, मतलब स्टैटिक है। स्टैटिक तो नेट फोर्स इस पे 0 होगा। तो हम इसकी इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम होगा। हम एक दूसरा चार्ज Q0 लाके इस सिस्टम में इंक्लूड करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस Q0 को इस सिस्टम में कहाँ पे रखा जाए ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे और इस Q0 पे नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ऑलरेडी इसका चर्चा चल चुका था कि इसको हम जो रखेंगे इस चार्ज का जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी पे रखेंगे। इसको हम इस लाइन के ऊपर नहीं रख सकते, इसको हम इस लाइन के नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो चार्ज कहीं भी रखा जाएगा इस सिस्टम में कहीं भी इंक्लूड किया जाएगा। मान लिया जाए इस तरीके से हम सिस्टम बना लेते हैं। अब इस सिस्टम में इस चार्ज को कहीं भी, जैसे यहाँ रख लिया जाए, यहाँ रख दिया जाए, यहाँ रख दिया जाए, कहीं भी रख दिया जाए, तो इस पे ये दोनों जो सिस्टम का पॉजिटिव चार्ज है इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो Q0 चार्ज है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों सिस्टम का चार्ज Q1 एंड Q2 इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और अगर ये Q0 नेगेटिव है दोनों सिस्टम का चार्ज इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। अब कहने का है कि इस पे दो ही फोर्स लगेंगे, इस पे दो ही फोर्स लगेंगे, एक लगेगा चार्ज 1 के द्वारा और एक लगेगा चार्ज 2 के द्वारा। अब यही दोनों फोर्स का सम 0 हो जाए तो ये सिस्टम जो है, ये चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब दो फोर्स का सम 0 तभी होगा जब ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हो एंड डायरेक्शन में अपोजिट हो। डायरेक्शन में अपोजिट कहने का मतलब कि F1 जिस लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहा है F2 उसी लाइन ऑफ एक्शन पे अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी जाके 0 हो पाएगा। अगर उसके अलावा कहीं और रहेगा तो इन दोनों का सम 0 नहीं होगा।
मैथमेटिकली हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच अगर 180 डिग्री की एंगल होगी तब जाके इनका वेक्टर सम फोर्स 0 हो पाएगा। और वो पॉसिबिलिटी कहाँ बनती है? वो पॉसिबिलिटी बनती है इस लाइन ज्वाइनिंग पे, क्योंकि अगर मैं एक रैंडम पॉइंट यहाँ से चूज करूँ और इस रैंडम पॉइंट को पे अगर मैं इस फोर्स को अप्लाई करूँ तो पहले वाले का फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये होगा और दूसरे वाले का लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, दूसरे वाले का लाइन ऑफ एक्शन ये होगा। और अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है ये Q नॉट, तो एक इसको इधर फोर्स लगाएगा और दूसरा इसको इधर फोर्स लगाएगा अगर पॉजिटिव है। अगर Q नॉट पॉजिटिव है तो दोनों इसे अपने से दूर फेंकेंगे, दूर धकेलेंगे, दूर धक्का देंगे और ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होगा इन दोनों के ज्वाइनिंग के लॉन्ग होगा। अगर ये निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है, अगर निगेटिव है तो ये भी इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये भी इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब देख सकते हो यहाँ पे कि अगर ये मैं पॉइंट ले लूं, मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं जो इस लाइन पे नहीं होगा, तो ये इन दोनों के बीच की एंगल कभी 180 नहीं होगी। सपोज करो कि ये पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, तो फिर क्या होगा? तो फिर इस लाइन ऑफ एक्शन पे एंड इस लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स लगेगा, इस लाइन ऑफ एक्शन और इस लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स लगेगा। और फोर्स कैसे लगेगा? एक ऐसे लगेगा और एक इस तरीके से लगेगा। अब देख सकते हो कि अब जो एंगल है वो थोड़ी बड़ी हो गई है, पहले वाले से एंगल जो है वो बड़ी हो गई है, ये एंगल हो गई है। और ऐसे करते करते जब ये बिल्कुल इस लाइन पे आ जाएगा तो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेंगे और वहां चांसेस है कि सम ऑफ फोर्स 0 हो जाए। तो इस चीज को हम लॉजिकली यही कहेंगे कि जब चार्ज पार्टिकल, जब ये चार्ज पार्टिकल कहाँ पे हो? लाइन ज्वाइनिंग पे हो। किसके लाइन ज्वाइनिंग पे? जो गिवन चार्ज सिस्टम है उसके लाइन ज्वाइनिंग पे होगा, तभी जाके इनका वेक्टर सम फोर्स का जो उस पे होगा 0 होगा। अब ये भी हम देख चुके हैं कि लाइन ज्वाइनिंग पे कहाँ, यहाँ 3 पोजीशन है। जैसे एक पोजीशन मान लो यहाँ मान लिया, दूसरा मैंने यहाँ मान लिया और थर्ड मैंने यहाँ मान लिया, 3 पोजीशन। इन तीनों पोजीशन में कहाँ पे? अब इन तीनों पोजीशन को हम चेक कर सकते हैं कि सपोज करो कि मैंने इस पोजीशन पे डाला, चार्ज पार्टिकल को इस पोजीशन पे डाला यहाँ पे, तो इस पोजीशन पे डालेंगे, Q नॉट को मैंने यहाँ कहीं डाला है, जैसे इसी पे डाला है, उस चीज को हम यहाँ दिखा रहे हैं, लाइन वहीं पे है जिसको हम यहाँ दिखा रहे हैं, Q नॉट यहाँ पे डाला हुआ है, तो उसी पे चलो वहीं पे दिखाते हैं इसको हम वहीं पे दिखाते हैं। सपोज किया जाए कि Q नॉट को यहीं पे डाला गया। अब Q नॉट अगर पॉजिटिव है, Q नॉट अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? Q नॉट पे ये वाला कौन सा Q1, Q1 जो है फोर्स लगाएगा इधर, जिसे जो है बाहर की तरफ धक्का देगा। एंड Q2 जो है वही पॉजिटिव है और Q नॉट भी पॉजिटिव है, तो ये भी इसे क्या करेगा? ये भी जो है इसको बाहर की तरफ धक्का देगा। मतलब दोनों फोर्स जो इस पर लगेंगे इस तरीके से सेम ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब दोनों के बीच की एंगल 0 डिग्री होगी, तो फिर इन दोनों को ऐड करके कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज, तो क्या होता? ये फोर्स भी कैसे लग रहा होता? ये फोर्स जो है इस डायरेक्शन में और दूसरा वाला फोर्स भी डायरेक्शन में लग रहा होता है। अगेन दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं, अगेन इन दोनों को ऐड करके 0 नहीं आता। अगर मैं थर्ड पॉइंट पे लूं, पॉजिटिव चार्ज होता, दोनों रिपेल कर रहा होता है, एक इधर और एक इधर रिपेल कर रहा होता, दोनों इसको रिपेल कर रहा होता, अगेन सम 0 नहीं आता। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो दोनों इसे अट्रैक्ट कर रहा होता, दोनों इसको अट्रैक्ट कर रहा होता अपनी तरफ, अगेन इनका सम 0 नहीं होगा। तो इन सारे लॉजिक से कहा जा सकता है कि एक ही जगह बच गया, कौन सा? इन बिटवीन बच गया, जहां पे नेट फोर्स क्या होगा? 0 होने की संभावना होगी।
अब वही हम चेक करते हैं कि वहाँ ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो सपोज किया जाए कि मैंने क्यू नॉट को यहाँ पे डाल दिया, क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट पॉजिटिव है, अगर क्यू नॉट पॉजिटिव है तो हम Q1 के कारण इसे फोर्स देखते हैं। Q1 पॉजिटिव, Q नॉट पॉजिटिव। अब Q1 इसको फोर्स लगाएगा कहाँ पे? इसी लाइन के अलॉन्ग, लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये Q1 का फोर्स हो गया। Q2 की बात करते हैं। Q2 भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये कहाँ लगाएगा? ये भी लगाएगा इस पे आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ देख सकते हो कि दोनों जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। अब बस हमें ऐसा कुछ करना है कि वो प्रॉपर कौन सी जगह फाइंड, प्रॉपर कौन सी प्लेस हो जहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर Q1 निगेटिव होता, सॉरी अगर Q नॉट निगेटिव होता, अगर Q नॉट निगेटिव होता तो भी यहाँ पे जो है दोनों फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में होता है। Q नॉट अगर निगेटिव होता, Q नॉट अगर निगेटिव होता तो हम कहते Q नॉट अगर निगेटिव होता तो क्या होता उस केस में Q1 इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता और Q2 उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। अगेन दोनों का फोर्स के बीच की जो एंगल होती वो एंगल होती 180, एंड 180 होने से ये संभावना हो जाती कि हाँ इनका वेक्टर सम 0 हो जाएगा। तो लॉजिकली ये कहा जा सकता है कि इन बिटवीन चार्ज जब Q नॉट को रखा जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, इनका ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इस पे लगने वाला फोर्स, इस पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q1 एंड Q2 वो एड अप करके कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये अब फाइंडिंग हो चुका कि उसको कहाँ प्लेस किया जाएगा। आई होप ये सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम सपोज करो यहाँ पे हम उस चार्ज Q नॉट को डाल देते हैं जो Q1 से x1 की दूरी पे है, Q1 से x1 की दूरी पे है और Q2 से x2 की दूरी पे है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि Q1 और Q2 के बीच की सेपरेशन जो है ये कितना है, L है। L हो सकता है, D हो सकता है, R हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे L दिया गया है, ये हमें दिया गया है। अब हमें यही x1 और x2 अगर कोई रियल वैल्यू है तो उसको निकाल लेना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ सके। तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे इस तरीके से। तो पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हम इसको लिए क्या लेते हैं, इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। मान लिया जाए Q नॉट पॉजिटिव है, उस केस में Q1 जो इसे फोर्स लगा रहा होगा F1 इधर लगा रहा होगा, एंड Q2 जो लगा रहा होगा F2 इधर लगा रहा होगा, एंड F net on 1 equal to 0 for इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन सही होनी चाहिए। F net कहने का मतलब F1 प्लस F2 इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाना चाहिए। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा F1 इक्वल टू -F2। मतलब फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए एंड डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। यहाँ से कहेंगे कि F1 का मॉड F2 के मॉड के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, एंड डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट टू ईच अदर। अब हम वही F1 F2 की वैल्यू निकालेंगे कि F1 कितना है, और हम इसको लेकर चलेंगे कि इक्विलिब्रियम है तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अगर इक्विलिब्रियम है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब निकालेंगे इसको, तो इसको हम यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। यहाँ पे है मेरे पास Q1 और यहाँ पे है Q नॉट, इसके बीच की दूरी है x1 है, इसके बीच का गैप x1 दिया गया है। तो
Q1 Q0 पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो जो एक्सर्ट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में दे रहा है F1 उसकी मैग्नीट्यूड। तो F1 की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? तो F1 की वैल्यू लिखी जाएगी, F1 जो हो जाएगा, F1 का मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा K, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, तो यहाँ पे Q1 इंटू Q0 हो जाएगा अपॉन इसके बीच का जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर लिखा जाता है, तो X1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक उसी तरह अगर हम फिर से फिगर बनाए नीचे की तरफ, यहाँ पे अलग से बना देते हैं, ये सारा एक ही साथ हो रहा है लेकिन हम अलग से बना रहे हैं। ये Q0 यहाँ पे है, Q0 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे, Q0 यहाँ पे है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये इसको इधर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी F2 और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। अब F2 के मैग्नीट्यूड को हम लोग लिखेंगे, F2 के मैग्नीट्यूड को वो हो जाएगा K Q2 इंटू Q0 डिवाइडेड बाय X2 का होल स्क्वायर। ये क्या निकला, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल गया कि उस Q0 पे चार्ज 1 कितना फोर्स लगा रहा है और चार्ज 2 कितना फोर्स लगा रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस इक्वेशन की हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे F1 का मॉड F2 के मॉड के इक्वल होगा तभी जाकर इक्विलिब्रियम में आएगा, तो जो मैंने यहाँ पे F1 की वैल्यू निकाली है और F2 की वैल्यू निकाली है वो मैं यहाँ पे पुट करूंगा। तो हम लिखेंगे K Q1 इंटू Q0 बाई X1 का होल स्क्वायर इक्वल टू K Q2 इंटू Q0 बाई X2 का होल स्क्वायर। अब K एंड K यहां से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, K एंड K कैंसिल आउट हो गया, एंड Q0 चार्ज का मैग्नीट्यूड Q0 ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहां से बोला जा सकता है कि Q0 का कुछ भी मैग्नीट्यूड होता, 10 कूलम, 20 कूलम, 50 कूलम, 100 कूलम, हम कोई भी मैग्नीट्यूड का किसी भी साइन का चार्ज डालेंगे, बस उस लोकेशन पे डाल देना है जो लोकेशन निकल के आएगा, तो किसी भी मैग्नीट्यूड का किसी भी साइन का जो चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो Q0 है वो कैंसिल ही हो जा रहा है, तो यहाँ हम 10 कूलम डालें, 20 कूलम डालें, 30 कूलम डालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये क्या आ जाएगा, ये जो आ जाएगा यहाँ से हम K भी कैंसिल हो चुका है, K भी कैंसिल हो चुका, Q0 भी कैंसिल हो चुका, तो ये जो फिर फर्दर यहाँ पे आ गया, ये आ गया Q1 अपॉन X1 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन X2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, अब ये जो है इसको हम साफ करते रहे क्योंकि हमें बस केवल इससे मतलब है। ओके, तो जो हमारे पास आ गया इस चीज को यहाँ लिखते हैं, Q1 अपॉन X1 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन X2 का होल स्क्वायर, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Q2 को यहाँ ले आओ एंड इसको यहाँ ले आओ, तो यहाँ से Q1 अपॉन Q2 का होल स्क्वायर, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू X1 अपॉन X2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हम लिख सकते हैं X1 अपॉन X2 इक्वल टू रूट ओवर Q1 अपॉन Q2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब
ना तो मुझे x1 पता, ना तो मुझे x2 पता। इसको पता कहाँ से करेंगे? तो एक चीज मुझे पता है कि x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 इसका सम कितना है? इसका सम है l, ये दिया गया है। x1 प्लस x2, देखो यहाँ से यहाँ तक है x1 और यहाँ से यहाँ तक है x2 और ये पूरा का पूरा सम किसके इक्वल है? ये l के इक्वल है। तो यहाँ से हम x1 लिख सकते हैं कि x1 की वैल्यू कितनी होगी? ये हो जाएगी l माइनस x2 और ये जो x1 इक्वल टू l माइनस x2 है, ये हम इस जगह पे यहाँ डाल देंगे। तो डालने के बाद क्या आएगा? इसको साफ कर दें यहाँ से। इस चीज को यहाँ से हम करते हैं, ये आ जाएगा l माइनस x2 अपॉन x2 इक्वल टू रूट ओवर q1 अपॉन q2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको लिखोगे l अपॉन x2 माइनस x2 अपॉन x2, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, अलग अलग कर लिया, इक्वल टू रूट ओवर q1 अपॉन q2। ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ये आ गया l अपॉन x2 माइनस 1 इक्वल टू रूट ओवर q1 अपॉन q2, ये आ जाएगा। और इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करो, l अपॉन x2 इक्वल टू रूट ओवर q1 प्लस q2 और ये -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं। मेरे पास आ गया l अपॉन x2 इक्वल टू रूट ओवर q1 अपॉन q2 प्लस 1, ये पूरी की पूरी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा l अपॉन रूट ओवर q1 अपॉन q2 प्लस 1, ये वैल्यू हो जाएगी, ये हमने निकाल लिया। अब जिस तरह x2 निकाला है, हम x1 भी निकाल सकते हैं। तो देखो x1 कैसे निकालते हैं। एक तरीका हो सकता है x1 निकालने का, हम इसको लेके चलेंगे, इस चीज को लेके चलेंगे कि मेरे पास है x1 अपॉन x2 इक्वल टू रूट ओवर q1 अपॉन q2। अब इसको हम क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर दें, तो इसको हम लिख सकते हैं x2 अपॉन x1 इक्वल टू रूट ओवर q2 अपॉन q1। और अगेन यहाँ से लिखा जा सकता है कि x2 की जो वैल्यू है वो l माइनस x1 हम लिख सकते हैं, या तो x1 इक्वल टू l माइनस x2 भी लिख सकते हैं या x2 इक्वल टू l माइनस x1 लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को यहाँ पर डाल, यहाँ लिखा जाएगा l माइनस x1 अपॉन x1 इक्वल टू रूट ओवर q2 माइनस q1, रूट ओवर q2 अपॉन q1। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से, तो इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, जो तरीका भी हमने x2 के लिए किया है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x1 जो आ जाएगा l अपॉन रूट ओवर q2 अपॉन q1 प्लस 1।
ये आ गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे याद रखना है कि चार्ज जो है ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिया जाएगा, साइन के साथ नहीं डालना है इसको, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, नेगेटिव पॉजिटिव हो, इसको चार्ज है केवल मैग्नीट्यूड डालना है, साइन नहीं डालना। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, समराइज करके इसे फाइनली समराइज करके लिखा जा सकता है इसको कि मेरे पास क्या था, तो मेरे पास 2 पार्टिकल सिस्टम था, एक लाइन, उस लाइन पे 2 चार्ज थे, उस लाइन पे 2 चार्ज, एक चार्ज Q1 यहाँ पे था जिसकी वैल्यू कितनी थी, Q थी, एक चार्ज Q2 यहाँ पे था जिसकी वैल्यू +4Q थी, दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, और इसके बीच का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस L, बीच का डिस्टेंस L था। हमें एक तीसरा, और ये दोनों चार्ज फिक्स था, ये दोनों चार्ज फिक्स था, हमें एक तीसरा चार्ज इस सिस्टम में इंक्लूड करना है, और उस जगह पे उस तरीके से इंक्लूड करना है कि तीसरा चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे। तीसरा चार्ज को हमने इक्विलिब्रियम में डाल देंगे, उसको मैंने यहाँ पे Q0 डाल दिया, और ये भी देख लिया कि Q0 could be of any magnitude and either पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो है, जब दोनों चार्ज फिक्स रहेगा, दोनों सिस्टम के चार्ज फिक्स रहेंगे, उसी में आता है। एंड लोकेशन के लिए हमने कहा कि यहाँ से x1 की दूरी पे है, यहाँ से x2 की दूरी पे, और x1 की वैल्यू निकल के आई, x1 की वैल्यू निकल के आई L रूट ओवर L अपॉन रूट ओवर Q2 अपॉन Q1 प्लस 1, ये निकल के आई, और x2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई L रूट ओवर Q1 अपॉन Q2 प्लस 1। अब ये दोनों एज ए रिजल्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन में ये रिजल्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको याद रखने का तरीका बता रहे हैं कि हर जगह Q1 Q2 के फॉर्म में होगा नहीं, इसको याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका ये है कि यहाँ जो मैंने लिया है x1 वो है Q1 से उसकी दूरी, x1 जो है वो Q1 से उस चार्ज की दूरी है। तो उसमें देखो दोनों सब में क्या है, सब में L इसमें भी है, L इसमें भी है। L जो है दोनों चार्ज के बीच का गैप है, यहाँ +1 इसमें भी लगा हुआ है और +1 इसमें भी लगा हुआ है। बस डिफरेंस क्या है, एक में Q2 अपॉन Q1 है और एक में Q1 अपॉन Q2। ये कैसे पहचानोगे, तो जो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, जिसके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पे रूट में पहले उसको छोड़ के जो चार्ज होगा, जैसे Q1 और Q2 के बीच का गैप कितना है x1, वो कैलकुलेट कर रहे हो, तो रूट में यहाँ पे न्यूमरेटर में वो चार्ज होगा जिसके बीच की गैप कैलकुलेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ Q2 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा Q1। यहाँ पे x2 जो क्या है Q0 और Q2 के बीच का चार्ज है, तो यहाँ पे ये है Q1 और ये Q2। इस तरीके से अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन को अप्लाई कर लेते हैं। x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 हो जाएगा L अपॉन Q2 जो है वो 4Q है, सिंपली हम 4Q डाल देंगे अपॉन Q डाल देंगे रूट ओवर +1। यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड डालना है, साइन के साथ नहीं डालना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होके L रूट 4 की वैल्यू 2 + 1 L/3, मतलब ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा L/3। और x2 कितना जाएगा, x2 डायरेक्टली अब यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं या L - L/3 कैलकुलेट कर सकते हैं, वहीं से कैलकुलेट करते हैं। L अपॉन ये कितना हो जाएगा Q अपॉन 4Q प्लस ये 1 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया
2l ये 1/2 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करके 2l/3 ये आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था, इसको सॉल्व करना। ओके, इसको हम बताते हैं।